नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में। वैसे लास्ट वीक में मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ, बट आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ऐसे मार्केट में कैसे हम लोग टॉप स्ट्रॉन्ग सेक्टर को सर्च कर सकते हैं और उसके अंदर के स्टॉक्स पे हमें फोकस करना चाहिए। बिकॉज जनरली अगर वीक मार्केट है या साइडवेज मार्केट है, उसमें भी कोई सेक्टर या स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जनरली जब मार्केट एक अच्छा ट्रेंड में आता है ना, तब वहाँ पे जो वो स्टॉक होते हैं वो ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे सिल्वर के भी बारे में। एंड इन द एंड में आप लोगों के साथ वो ऑब्वियसली स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर के स्टॉक है वो तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, बट एक ऐसा स्टॉक सेटअप शेयर करूंगा ना जो बहुत बड़ा एक रीटेस्ट कर रहा है। और अगर ये रीटेस्ट कंफर्म होता है तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने मिल सकती है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर कर रहा हूँ सिर्फ मेरा प्राइस एक्शन एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान में देना अपने कोई भी एक्शन लेने के पहले। अभी हम लोग देखते हैं कि लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ और आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो देखो, ये जो आप लोग चार्ट देख रहे हो ना, ये फिलहाल निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और हम लोग ने अभी देखा कि रिसेंटली हमने यही मंथ में ऑल टाइम हाई अटेम्प्ट किया था, बट वापस से हम लोग नीचे आए हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे आप इजीली देख सकते हो 25,300 एक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसके नीचे ब्रेक हुआ तो 24,377। बट ये वीक में अगर आप देखोगे तो एक डोजी कैंडल बना है। और अगर आप लोगों को याद होगा ना, तो लास्ट वेडनेसडे मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि स्मॉल कैप में एक बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और वो आप लोगों को चार्ट भी दिखा देता हूं। तब तो खैर लास्ट वीक में मार्केट क्लोज नहीं हुआ था, बट अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली कैंडल क्लोज हुआ है। देखो, वैसे ये जो है ना वीकली में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी एक तरीके से एक ही बॉटम एरिया पे यहाँ पे रिजेक्शन आया है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये डबल बॉटम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। और इसका इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है वो मैंने लास्ट वेडनेसडे वाले वीडियो में शेयर किया था, तो वो जाके आप यहाँ पे देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो अभी निफ्टी का ये हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली अभी हमारा ऑल टाइम हाई है। और लास्ट वीक में 4 ही दिन मार्केट था, एक दिन हमें छुट्टी थी इलेक्शन के वजह से। अभी आप यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ये मंथली टाइम फ्रेम का है। और बैंक निफ्टी के चार्ट में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि अभी भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है कंपेयर टू निफ्टी। जबकि अगर ये देखोगे, ये वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है और निफ्टी एक डोजी क्लोज दिया है। तो यहाँ से ही हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है। तो ये था ओवरऑल हमारा मार्केट का एक आउटलुक। मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी अच्छा ही है, मार्केट वीक नहीं है। तो आप अभी जो देख रहे हो ये सिल्वर का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये डॉलर टर्म में चार्ट है। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने 1 डेढ़ महीने पहले आप लोगों के साथ एक सिल्वर के ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो शेयर किया था। तब मैंने आपको बताया था कि सिल्वर यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है और वो टाइम पे ये $48 के आसपास था। और एक बार मैं आपको थोड़ा क्वार्टरली चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको डेटा थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सिल्वर ने बहुत साल बाद ब्रेकआउट किया है। तो मैंने तभी आप लोगों को बोला था कि भाई इसने पहले 1980s में ये हाई बनाया था विच वॉज $46-47। उसके बाद 2011 में इसने अटैम्प्ट किया था $49.83 का हाई भी मारा था। बट 1980 में और 2011 में ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। इनफैक्ट ये वहाँ से वापस नीचे आ गया था। और मैंने आपको वो वीडियो में बताया था कि भाई 2025 में ये वापस से वो लेवल ब्रेक कर रहा है। तो देखो, हमारा जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मेथड है ना, वो किसी भी स्टॉक में आप अप्लाई कर सकते हो, कमोडिटी में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी मतलब क्रिप्टो में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स लाइक जहाँ पे ट्रेड होता है, जहाँ पे प्राइस एक्शन है, वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो वो हिसाब से सिल्वर में तभी ब्रेकआउट आ रहा था। और मैंने आप लोगों को वो वीडियो में भी बोला था कि एज पर रेंज कैलकुलेशन मेथड, अगर आप यहाँ पे देखते हो वो टाइम पे जो हमारी रेंज बन रही थी, अगर आप ब्रेकआउट के बाद ऊपर ऐड करोगे तो तभी जो अपसाइड लेवल है वो $92.50-60 का आ रहा था। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मंथ में सिल्वर ने डॉलर टर्म में $93.69 का हाई मारा है। एक बार मैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ। देखो, फ्रॉम 48 टू $92
और वैसे ये जो सिल्वर है वो ऑलमोस्ट 4-5 महीने से रैली ही कर रहा है। तो ऑब्वियसली नाउ दिस इज़ नॉट द पॉइंट जहाँ पे आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या फिर आपका जो रिस्क है वो ये लेवल पे ज़्यादा है। अभी एक बार हम लोग सिल्वर का चार्ट जो है वो हमारा MCX में भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमको एग्जैक्ट लेवल नहीं पता चलेगी, बट ये वाले चार्ट में हम लोगों को पता चल सकता है। ये सिल्वर का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। MCX में भी इसने 79,000 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया था आफ्टर अ गुड सो मैनी ईयर्स। अभी आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका ये जो क्वेश्चन आता है मुझे कि सिल्वर में अभी क्या करना चाहिए, तो देखो सिल्वर का पहले इम्पॉर्टेंट लेवल जो था वो हमारा 1,39,000 का था, जो ये एक स्विंग लो है। उसके बाद सिल्वर में वीकली टाइम फ्रेम में एक गैप हुआ था, तो वो जो लेवल था वो था 175 से लेके 171। और अभी आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई अभी क्या करना चाहिए, तो देखो अभी यहाँ पे तो कोई स्विंग लो बना नहीं है, बट ये जो गैप एरिया है वो एरिया को हम लोग एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मान सकते हैं, विच इज़ 2,60,000 से लेके 254,000। अगर इसके नीचे सिल्वर जाता है तो आप लोगों को कंसर्न करने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो दैट्स अ गुड थिंग, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिल्वर में। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से अभी ये सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और मैं सिर्फ प्राइस वाइज नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा ये एक्सटेंड हो गया है। तो शायद थोड़ा यहाँ पे टाइम कंसोलिडेट भी कर सकता है या प्राइस कंसोलिडेट भी कर सकता है। खैर अभी प्राइस कंसोलिडेट करेगा, उसके लिए आपको 2,60,000 और 2,54,000 लेवल को ध्यान देना है। इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा कंसर्न की बात है। अदरवाइज सिल्वर में फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मैंने आपको बोला वो चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना। अभी मैं ना आज आप लोगों के साथ बेसिकली मैंने ये एक वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, बट हम लोग अभी भी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग स्ट्रॉन्ग सेक्टर कैसे ढूंढ सकते हैं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट वीक में कौन से सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था परसेंटेज वाइज। तो अभी आप लिखा है यहाँ पे कि कैपिटल मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, PSU बैंक है, मेटल है, मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज है और IT है। अगर खराब सेक्टर की बात करूं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी, फार्मा, मिड एंड स्मॉल कैप कंज्यूमर है, हेल्थ केयर है, ऑटो है। अगर हम लोग मंथली में बात करें तो आउट परफॉर्मेंस में मेटल, PSU बैंक, PSE, CPSE, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी, PSE और मिड एंड स्मॉल कैप, और यहाँ पे भी IT वगैरह आ रहा है। मंथली में खराब में FMCG, टूरिज्म, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कंटिन्यूसली, जो PSU बैंक है, मेटल है, मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज, IT भी आ रहा है, इनफैक्ट बैंक सेक्टर कंटिन्यूसली आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी देखो लास्ट वीक में FIS के तो पूरे सेलिंग नंबर ही थे, अभी तक FIS के नंबर सुधरे नहीं हैं, वहाँ पे एक सेलिंग हो ही रही है। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 99.25 के आसपास है। इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ के 11.37 आया है। क्रूड ऑयल जो है वो 59.68 के आस 59.68 डॉलर के पास है। USD INR 90.80 के पास है। ये सारी चीज़ें मोर और लेस नॉर्मली है। अभी हमारा जो रुपया है वो 90, मतलब $1 के कंपैरिजन में हमारा रुपया 90 अभी एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। बाकी सारी चीज़ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब देखो मैं आज है ना आप लोगों के साथ ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग सेक्टर को ढूंढ सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के कंपैरेटिव में। तो अभी यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना, ये बेसिकली डिफाइन एज का एक प्लेटफॉर्म है जिसे आरजोन बोलते हैं। यहाँ पे जाके मैंने मतलब मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स रैंकिंग मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये आया है, और यहाँ पे मैंने ऑल सेक्टर करके डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, टोटल जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि 47 सेक्टर है हमारे मार्केट में। तो ये क्या करता है, एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर के साथ कंपेयर करता है और वो हिसाब से यहाँ पे ये स्कोर देता है। अगर समझो कोई एक सेक्टर, जैसे यहाँ पे टोटल 47 सेक्टर है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं IT को 46 पॉइंट मिले हैं शॉर्ट टाइम में। ये शॉर्ट टाइम है, ये मीडियम टाइम है और ये लॉन्ग टर्म है। मतलब अभी देखो 46 मीडियम टर्म में मेटल को मिले हैं। मतलब एक एक जो पॉइंट है वो कहाँ कटा है कि मेटल, जब मेटल के साथ कंपेयर हुआ रहेगा ना तो मेटल को वहाँ पे 0 मिला होगा। तो मोर और लेस अगर 46 सेक्टर है तो 47 सेक्टर है तो 46 पॉइंट हाईएस्ट माना जा सकता है।
तो अभी हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म में नहीं देखेंगे, हम लोग टोटल में देखेंगे कि कौन सा सेक्टर तीनों टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग चल रहा है, सबसे ज़्यादा स्कोर किसको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो पीएसयू बैंक को तीनों टाइम फ्रेम में 45 45 45 और टोटल 135 पॉइंट्स मिल रहे हैं। फिर मिड एंड स्मॉल कैप को 43 41 44 मतलब टोटल 128 है। फिर मेटल है, फिर कैपिटल मार्केट है और फिर आईटी इंडेक्स है। तो अगर अभी आप ये चीज़ थोड़ी देर पहले देखोगे यहाँ पे, तो लास्ट वीक के परफॉर्मिंग में कैपिटल मार्केट, पीएसयू बैंक, मेटल और एग्जैक्ट यही टॉप 5 सेक्टर है। तो अभी मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों को हमारा स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, आप स्विंग ट्रेड भी कर रहे हो ना, तो आपको ये 5 सेक्टर में से कोई भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए आपके सेटअप के हिसाब से। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ही सेटअप ढूंढने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अभी मैंने क्या किया है ना, ये पांचों सेक्टर में से कुछ कुछ स्टॉक्स को ढूंढ के रखा है जो मेरे हिसाब से ठीक लगते हैं, उसका सेटअप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को हमारा जो बहुत बड़ा रीटेस्ट एक स्टॉक है वो शेयर करता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखी है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो टोटल मैंने कुछ 10-12 स्टॉक ही रखे हैं, ज़्यादा स्टॉक नहीं रखे, क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से बहुत कम ही बनते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, छोटे टाइम फ्रेम में हो, तो आप लोगों के ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो पहला जो पीएसयू बैंक में से है, बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली 230 के आसपास एक 13 ईयर का पुराना ब्रेकआउट ब्रेक किया था, और उसके बाद उसने हाई मारा था 300 का, फिर वापस नीचे आ गया था जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था। बट रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा वो लेवल के ऊपर चल रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद अगर आप यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक को देखोगे तो यहाँ पे यूनियन बैंक मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला सेटअप नहीं है, बट यूनियन बैंक में आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिवर्सल ब्रेकआउट वाला सेटअप यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद अगर आप मुझे बोलोगे कि आपको सबसे बेस्ट सेटअप कौन सा दिख रहा है, तो मुझे कैनरा बैंक का दिख रहा है। अब कैनरा बैंक का सेटअप क्या है, एक्चुअली कैनरा बैंक अभी अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस और नीचे वाले रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट बीच में है। यहाँ पे इसने 130 पे एक ब्रेकआउट किया था, अभी इसका नेक्स्ट ब्रेकआउट जो है वो 164 पे होने वाला है। तो ये एक सेटअप आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये 157 पे चल रहा है, अगर ये 164.50 ब्रेक करता है तो ये एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है सारे पीएसयू बैंक के अंदर। उसके बाद और एक पीएसयू बैंक है जिसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, वो है बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक आप देख रहे हो ना, ये एक तरीके से रिवर्सल ब्रेकआउट है, बिकॉज बैंक ऑफ इंडिया नीचे से रिवर्स हो रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक एक तरीके से आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बोल सकते हो। उसके बाद जो कैपिटल मार्केट था उसमें मुझे 361 अच्छा लग रहा है। अगर आप 361 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा सेटअप मिलेगा। रिसेंटली उसने जनवरी में हाई मारा था और यहाँ पे वो नैरो कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद और एक स्टॉक है पेटीएम, ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था जब इसने यहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट किया था। अब पेटीएम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करेगा, वो भी अच्छा होगा। दूसरा बैंकिंग में एक मुझे आरबीएल बैंक भी अच्छा लग रहा है, जिसने रिसेंटली मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत साल पुराना, ऑलमोस्ट 5-6 साल पुराना ब्रेकआउट किया था, और वो भी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद। अब मेटल में मुझे दो ही अच्छे लग रहे हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर भी किया था। एक है हिंद कॉपर, जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया था 430 के आसपास जब इसने ब्रेकआउट किया था। अभी हिंद कॉपर का जो मेजर ब्रेकआउट है वो 657 के ऊपर होगा, वो उसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। दूसरा जो है वो है वेदांता। वेदांता ने भी पहले ब्रेकआउट किया था 2024 में सितंबर में, बट वो फेल हो गया था। बट वापस से वेदांता ने 530 ब्रेक किया है, और अभी तो खैर वो 682 हुआ है। अब देखो ये अपने रिस्क टू रिवॉर्ड से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हो, पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये थोड़ा रिस्क आपका ज़्यादा हो जाएगा। अब आईटी स्टॉक को जब मैंने सर्च किया ना, तो आईटी में मुझे एक ही अच्छा लग रहा है, और वो है आईटी में जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है LTIM। अब LTIM का अगर आप चार्ट देखोगे, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में देखो यहाँ पे LTIM में एक डबल टॉप बना था नवंबर 2021 में और जनवरी 2022 में। एक बार मैं उसको मार्क भी कर देता हूँ, वो था 7590 के आसपास। अब यहाँ पे देखो ये जो स्टॉक है ना, उसके बाद कंटिन्यूसली वहाँ से नीचे गिरा, इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर ही खराब हो गया था।
और अभी ये यहाँ पे आके वापस से एक नैरो कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी तक इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है, बट इसी का सेटअप मुझे अच्छा लगा। तो अगर ये 6380 के ऊपर जाता है तो आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। इसका रिज़ल्ट अभी आने वाला है। मेरे ख्याल से इसका रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है अभी 19 जैन को ही। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना, इसके रिज़ल्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है। बट ओवरऑल अभी इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है। अब देखो, मैंने आप लोगों को सारे सेक्टर के जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे वो बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा वो स्टॉक है जो एक अच्छा रीटेस्ट कर रहा है। अब उसका नाम है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। अब ये स्टॉक का जो अभी आप लोग चार्ट देख रहे हो, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, और इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस था वो 2018 का था। वो था समवेयर अराउंड 750s के आसपास। ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट तो किया था मार्च 2023 में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और वो ऑलमोस्ट 1700 तक गया था। बट अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, तो रिसेंटली ये स्टॉक अपने प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के पास, मतलब अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ विच विल वर्क एज अ सपोर्ट, उसके पास आके एक इसने लास्ट मंथ में एक बहुत अच्छा डोजी कैंडल बनाया है। अब अगर ये डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है विच इज़ 797, तो दैट्स अ गुड थिंग। ये रीटेस्ट हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा और वो टाइम पे आप 707, मतलब ये डोजी के लो कैंडल का, हाँ, ये सेटअप तब खराब होगा जब ये डोजी का लो कैंडल ब्रेक हो जाएगा विच इज़ एक्चुअली 707। और अगर इसका भी रिजल्ट देखे तो इसका भी अच्छा, इसका 6 फेब को है। तो ये स्टॉक को आप ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने ऐसे जो रीटेस्ट है ना वो बहुत रेयर देखे हैं जो डोजी के साथ कंफर्म होते हैं। तो देखते हैं ये रीटेस्ट कैसा परफॉर्म करता है। जनरली रीटेस्ट ट्रेड में है ना हमारा रिस्क बहुत कम होता है, तो उस हिसाब से मैं रीटेस्ट ट्रेड को देखता तो हूँ, बट अगर अच्छा सेटअप हो तो ही देखता हूँ। तो बस ये था हमारा पूरा ये वीक का एनालिसिस। वैसे मार्केट में कुछ खास नहीं हो रहा है, तो मैंने आप लोगों को सोचा कि कैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर ढूंढते हैं वो बता दूं, और उसके अंदर के स्टॉक्स भी फिर उसी तरीके से आपको ढूंढना चाहिए। वैसे ये जो अल्टीमेट मैट्रिक्स वाला जो है ना वीडियो मैंने डिटेल में बनाया था हमारे चैनल में, उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देख लेना। और अगर आप लोगों को हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विस के बारे में जानना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। एंड बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलो, मैं आप लोगों को मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।